गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और जो लेसन 2 है जो पिछले वीडियो में शुरू किया था, लेसन 2 का ही एक अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। आज हम आपको बताएंगे लघु बीजाणु जनन। इंग्लिश में इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में लघु बीजाणु। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो वीडियो है आप तक शीघ्र से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा परागकण सुना होगा कि परागकण गिरते हैं और जो है परागकण गिरने से जो है निषेचन होता है। इसको हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इसमें कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो परागकण का निर्माण कैसे होता है तो हम ये पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे कि परागकणों का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो परिभाषा जानते हैं लघु बीजाणु जनन की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि लघु बीजाणु जनन होता है। तो परागकणों और लघु बीजाणुओं के परिवर्धन, डेवलपमेंट, परागकण चाहे हम परागकण कहें चाहे लघु बीजाणु कहें, बात एक ही है, दोनों के एक ही नाम है। तो परागकण कहें या लघु बीजाणु कहें, दोनों एक ही बात है। चाहे पॉलन ग्रेन्स कहें चाहे माइक्रोस्पोर कहें। तो परागकण, फिर से ध्यान सुनिएगा परिभाषा। परागकण या लघु बीजाणु क्या है कि परागकण या लघु बीजाणु जनन क्या है? परागकणों या लघु बीजाणुओं के परिवर्धन की क्रिया, परागकणों या लघु बीजाणुओं के परिवर्धन की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे है। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए चित्र बनेगा। तो हम सबसे पहले चित्र देख लेते हैं। पहले हम चित्र को समझेंगे फिर इसको लिखने का प्रयास करेंगे कि कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले चित्र देखेंगे तो देखिए ये है हमारा तरुण परागकोश। क्या है ये? तरुण परागकोश। तरुण परागकोश, ये तरुण परागकोश है। यंग पॉलन चैम्बर, ये है हमारा तरुण परागकोश, बिल्कुल नया है, तरुण परागकोश है। ठीक, तो इसके बाहर की जो दीवार आप देख रहे हैं, ये बाहर की जो दीवार बनी हुई है ये एपिडर्मिस कहलाती है। यहाँ पर भी एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी एपिडर्मिस है। सब पूरा एपिडर्मिस, जो बाहर की जो लेयर है वो सब में एपिडर्मिस ही है। ठीक, तो बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस है। इसके अंदर कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हिंदी में कहते हैं विभज्योतिकी कोशिका। तो इसके अंदर जो कोशिकाओं का जो समूह है वो विभज्योतिकी कोशिकाओं का है। तो ये पहला फिगर हो गया। हमने नंबर भी डाल दिए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा चित्रों में। ठीक, फिर उसके बाद ये दूसरा फिगर है। इसमें क्या है? सबसे बाहर वही एपिडर्मिस है, हमने दोनों को एक ही जगह दिखा दिया है, एपिडर्मिस। ठीक, इसके अंदर एक बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है जिसका नाम है आर्चीस्पोरियल सेल। क्या है इसका नाम? आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक, आर्चीस्पोरियल सेल है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कोशिका दो कोशिकाएं बना देती है।
तो इनका नाम है, जो बाहर की कोशिका है, जो बाहर की जो कोशिका है उसे प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे। ठीक, जो बाहर की कोशिका है उसे प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे, और जो भीतर की कोशिका है उसे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? जो बाहर की कोशिका है उसे प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे, और जो अंदर की जो कोशिका है उसे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहेंगे। ठीक, अब ये हमारे चित्र के नाम हो गए। फिर इसमें देखते हैं, ये सबसे बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है ये है एपिडर्मिस। ठीक, जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस है। इसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे देखिए हमने क्रम से लिखा हुआ है। ठीक, ऊपर से भी क्रम लिखा कि इसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये है, तो क्रमशः लिखा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे 3 से 5 स्तर होते हैं, चाहे वो 3 लेयर हो, चाहे 4 हो, चाहे 5। तो 3 से 5 लेयर की जो एक परतें होती हैं उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक, ये क्या है? एंडोथीसियम। फिर एंडोथीसियम के नीचे एक 3 से 4 स्तर मोटा स्तर होता है, 3 से 4 स्तर होते हैं जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक, 3 से 4 स्तर जो होते हैं वो मिडिल लेयर होते हैं। ठीक, मिडिल लेयर होते हैं, और मिडिल लेयर के अंदर एक हमने डार्क लेयर बना रखी है। इसमें स्तंभ के आकार की जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं ये हमारे टेबिटम लेयर। ठीक, ये टेबिटम लेयर है, और यहाँ पर ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर की कोशिकाएं बहुत पतली हमने बनाई है। यहाँ पर की कोशिकाएं बहुत पतली होती है। जो एंडोथीसियम है यहाँ पर की कोशिकाएं बहुत पतली बनाई जाती है। यहाँ पर की कोशिकाएं मोटी है, लेकिन यहाँ पर की जो कोशिकाएं हैं ये बहुत पतली बनाई गई है। ये पतली बनाई गई है और इनको कहते हैं स्टोमियम। ठीक, स्टोमियम कहते हैं, और स्टोमियम, इसे स्टोमियम कह दिया। ठीक, जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के नीचे जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं उसको टेबिटम लेयर कहते हैं। इसके अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर्स कहें चाहे पोलन ग्रेन्स कहें, मतलब इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। तो ये हमारे टीएस ऑफ एंथर है। ये जो एंथर है ये अनमिच्योर है, अपरिपक्व है। अपरिपक्व एंथर की संरचना है। जब परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है, फटने से यहाँ से परागकण बाहर निकल जाता है जब ये परिपक्व हो जाता है। अभी ये अनमिच्योर है। ठीक, तो ये टीएस है एंथर की, जो एंथर है उसकी टीएस। ठीक, अब हम इसको पूरा लिखेंगे कैसे? पूरा कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे शुरुआत से, पूरा एक एक चित्र लिखते जाएंगे और हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लघु बीजाणुजनन कहाँ से शुरुआत करेंगे इसको लिखने की? देखते हैं। सबसे पहले चित्र नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे, कहाँ शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले हम परिभाषा शुरुआत करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? लघु बीजाणुजनन की परिभाषा लिखेंगे कि परागकण, परिभाषा ध्यान सुनना, लघु बीजाणुजनन की परिभाषा या माइक्रोस्पोरोजिनस की परिभाषा क्या होती है? लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकण के परिवर्धन की क्रिया, डेवलपमेंट, परिवर्धन की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब होता क्या है कि इसमें एक बहुत तरुण परागकोश होता है। तरुण मतलब यंग, बिल्कुल नया। तरुण परागकोश होता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है। एक बहुत तरुण परागकोश है जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है और चारों ओर से एपिडर्मिस से घिरा रहता है। चारों ओर से एपिडर्मिस से घिरा रहता है। हमारा चित्र एक, जो फिगर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चित्र, तो जो तरुण परागकोश है इसमें चारों कोनों की, देख रहे हैं ये चारों कोनों पर की एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल कोशिका। तो जो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल कोशिका होती है, तो हाइपोडर्मल कोशिका चारों कोनों की, हाइपोडर्मल की एक एक कोशिका, हाइपोडर्मल की एक एक कोशिका चारों कोनों की आकार में
अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। जैसा हम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अन्य जो कोशिकाएं हैं उनसे बड़ी कोशिकाएं हैं। तो चारों कोनों की हाइपोडर्मल कोशिकाएं आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक। और इसके मध्य में वैस्कुलर बंडल, हमने शॉर्ट में लिखा है इसे वी, तो ये इसके बीचों बीच मध्य में जो होता है वो वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल का भी निर्माण हो जाता है, जो योजी के मध्य में होता है। इसके मध्य में योजी के मध्य में होता है। ठीक। जो कनेक्टिव होती है उसके मध्य में होता है। ठीक। तो दूसरा फिगर हमारा लिखिए। अब क्या होगा, जो तीसरे फिगर में क्या होगा, जो आर्चीस्पोरियल सेल थी, जो आर्चीस्पोरियल सेल थी वो क्या करती है? परिधीय विभाजन करती है, पेरिक्लिनियल डिवीजन करती है, परिधीय विभाजन, हिंदी में कहते हैं इसे परिधीय विभाजन करती है और अपने ऊपर एक और कोशिका का निर्माण करती है। जैसा दिखाई दे रहा है चित्र में, ये कोशिका बनी है, इसके ऊपर एक और कोशिका का निर्माण हो गया है। तब क्या होगा, तो जो बाहर की ओर कोशिका होगी उसे प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे। जो बाहर की ओर कोशिका होगी उसे प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे, और जो अंदर की कोशिका होगी उसे कहेंगे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। तो जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहलाएगी। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होता है, अब इसका और डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या होगा कि जो पराग कोश का निर्माण होगा, पराग कोश सबसे बाहर जो होगा वो एपिडर्मिस का एक स्तरीय लेयर होगा, सिंगल लेयर। तो पराग कोश में सबसे बाहर की ओर एक स्तरीय एपिडर्मिस की लेयर होगी। फिर इसके एपिडर्मिस के नीचे तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, जैसे कि देख रहे हैं प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये 3 से 5 विभाजन करती है। 3 से, ये देखो दिखाया गया है, 3 से 5 विभाजन करती है और विभाजन करने के बाद 3 से 5 लेयर का निर्माण करती है, जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। जो 3 से 5 लेयर बनती हैं एपिडर्मिस के नीचे, जो 3 से 5 लेयर बनती हैं उसको एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक। अब एंडोथीसियम के नीचे 3 से 4 स्तर की बनी, एंडोथीसियम के नीचे 3 से 4 स्तर की बनी मिडिल लेयर होती है। ठीक। मिडिल लेयर होती है। अब मिडिल लेयर के नीचे क्या होता है, मिडिल लेयर के नीचे स्तंभाकार कोशिकाओं का एक स्तर होता है। मिडिल लेयर के नीचे स्तंभाकार कोशिकाओं का एक स्तर होता है, जिसको टेपिटम लेयर बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टेपिटम लेयर, कई बार पूछा गया है कि टेपिटम लेयर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक। तो मिडिल लेयर के नीचे जो एक स्तर स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं उसको टेपिटम लेयर कहते हैं। ठीक। अब जो एंडोथीसियम है वो एंडोथीसियम कहीं कहीं पर पतली रह जाती है। जो एंडोथीसियम है वो कहीं कहीं पर पतली रह जाती है, इसको स्टोमियम बोलते हैं। इस स्थान को स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम। ठीक। अब स्टोमियम होता क्या है कि जब ये शुष्क अवस्था में आता है तो जहां पर ये भित्ति पतली रह जाती है, जिसको स्टोमियम कहते हैं, तो यहां से ये लेयर फट जाती है और फटने के बाद जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है तब ये लेयर फट जाती है। फटने के बाद
जो परागकण है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं, वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो स्टोमियम फट जाने से यहाँ से जो परागकण है वो परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के नीचे, मिडिल लेयर के नीचे, अभी जो मिडिल लेयर थी, मिडिल लेयर के नीचे एक टेपिटम लेयर पाई जाती थी, अभी हम बता चुके हैं आपको। अब टेपिटम लेयर के नीचे, टेपिटम लेयर के नीचे, अब ध्यान सुनने वाली बात है, टेपिटम लेयर के नीचे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल, ध्यान सुनना, माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल होती है। ठीक, माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल होती हैं। जो माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत सी मात्र कोशिकाएं होती हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल होती हैं, उसमें से बहुत सी नष्ट हो जाती हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, वो क्या करती है, वो अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 परागकणों का निर्माण करती है। ध्यान से सुनना, ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 परागकणों का निर्माण करती है। कितने परागकणों का? 4 परागकणों का निर्माण करती है। इस प्रकार से परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण या परागकणों का निर्माण हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप चित्र पूरा एक बार देखें और इसको समझें, समझ में आ जाएगा। ठीक, और समझने के बाद आप इसमें जो भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो हम फैक्ट आपको बताने वाले हैं। तो जो कुछ फैक्ट है वो फैक्ट आप देख लीजिए। तो देखते हैं, टाइफा एक प्लांट होता है, टाइफा में चारों परागकण, जो टाइफा होता है, टाइफा में जो चारों परागकण होते हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफा में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़े रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। ठीक, और जो दूसरा फैक्ट है इसका, जो मदार है, मदार कैलोट्रॉपिस, जो मदार है कैलोट्रॉपिस में जो लघु बीजाणु होते हैं वो मिलकर, सभी लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसको परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।